हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। आई एम देवेंद्र पटेल। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे थे, तो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे थे और आज भी अपना गॉस थ्योरम का लास्ट एप्लीकेशन है। तो गॉस थ्योरम का ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, एप्लीकेशन एंड हो जाएगा। तो क्या टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सेल है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ निकालना, अंदर निकालना, सरफेस पर निकालना, आउटसाइड निकालना। इन सब का हम लोग स्टडी करेंगे, सब के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, सब में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सेल। ओके, हमारे पास एक कंडक्टिंग सेल है, यहाँ से है, अपने पास जगह है। तो अपने पास एक ये सेल है, कंडक्टिंग सेल। अब कंडक्टिंग सेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें आप कितना भी चार्ज भरो ना, वो कहाँ चला जाएगा, तो ये सरफेस पर चला जाएगा। ये इसकी कहानी है। ये तो भाई कंडक्टिंग सेल है ना, तो कुछ भी करोगे यहाँ आ जाएगा वो सरफेस पर। ओके, तो ये चार्ज भर गया हमारा यहाँ पर, ये सारे चार्ज आ गए, ये तो अंदर में चार्ज होगा ही नहीं, अंदर में नहीं, एक भी चार्ज रुकेगा ही नहीं, सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे, तभी तो कंडक्टिंग सेल है। ओके, अब क्या करना है, इस कंडक्टिंग सेल का एक सेंटर होगा और ये रेडियस होगा, ये तो ये इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ आर। ठीक है, बुक में मानता है, आप स्मॉल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट में हम निकाल रहे हैं आउटसाइड निकालेंगे। आउटसाइड क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अपने पास एक पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर अपने को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ये पॉइंट P है और यहाँ क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या करना था, एक कंडक्टिंग सेल है और आउटसाइड इस पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके हेल्प से, गॉस थ्योरम के हेल्प से। तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर ए कर देता हूँ। स्टेप नंबर ए में क्या करते हैं, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। तो इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस बना लिया। तो स्टेप नंबर ए में क्या है, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस एंड ये डिस्टेंस क्या ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ, स्मॉल आर। बच्चे बोलेंगे सर कैपिटल आर छोटा है, स्मॉल आर बड़ा है, लेता है बुक में, इसलिए हमने कर दिया, कोई इशू नहीं है। ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस at distance r from the center of cell and point P, ये दिख रहा है, एंड इधर लिख देता हूँ, सेंटर ऑफ सेल एंड पॉइंट P इज ऑन द गॉसियन सरफेस। तो ये हमने लिख लिया। क्या किया हमने, तो एक P को टच करते हुए गॉसियन सरफेस बना लिया। तो ये वाला सरफेस अपना गॉसियन सरफेस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ये सरफेस सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री होता है, ये तो गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो ये सिमेट्री होगा, हर जगह सेम होगा, ऐसा नहीं ऐसे ले जाकर ऐसे बना दिया, है ना। तो स्फीयर है, ये स्फीयर गॉसियन सरफेस है। क्या ये स्फीयर है, स्फीयर
सिमेट्रिकल स्फीयर है। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, स्पेसिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, बाहर की ओर जाएगा ना, प्लस तो भेजता है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एक ही बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे होंगे, समझ जाएंगे। तो ये और एक बनाता हूँ, लो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल होता है, लो और एक बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आउटवर्ड नॉर्मल। ओके, अब यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ds लेते हैं हम लोग, चलो अच्छा लगता है, स्मॉल ds। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होने वाला है, तो एरिया वेक्टर इधर ही होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया। फिर थीटा क्या होगा इसमें, तो थीटा होगा 0 डिग्री, भाई थीटा 0 ही होगा ना, जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और एरिया वेक्टर के एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर है गॉसियन सरफेस के, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये स्टेप नंबर फर्स्ट था हमारा। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, बी स्टेप में आपको निकालना क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये निकालना है E डॉट ds, दिख रहा है ना, ओ माय गॉड, बी क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये ओके। अब सुनिए आप, अब ये डॉट प्रोडक्ट हटा दिया हमने, तो बन गया E ds cos थीटा, ये बन गया, और थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री, तो ये बन गया हमारा E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बन गया क्लोज इंटीग्रल E ds, ये आ गया। अब सुनिए कहानी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म ही तो है, यूनिफॉर्म है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे गॉसियन सरफेस हमने बनाया, तो गॉसियन सरफेस की क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, थीटा सबके लिए इक्वल होना चाहिए, अगर थीटा यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए, हर जगह क्या होना चाहिए, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और ये क्लोज इंटीग्रल ds। ओहो, अब ये क्लोज इंटीग्रल ds हमें क्या देगा, सरफेस एरिया। अरे किसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, और गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर का यही तो होता है एरिया, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आ गया अपना E डॉट ds, और इसको हमने कर लिया इक्वेशन नंबर, कौन सा कर लूँ, फर्स्ट। ओके, ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद सुनिए, ये तो बी, सी में क्या था कि सी में अपने को चार्ज निकालना है, चार्ज इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो चार्ज क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। ओके, चलो इसको हटा देता हूँ, ये नहीं हटाऊंगा, डायग्राम नहीं हटाऊंगा, ये हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इक्वेशन रहने देता हूँ। ओके, अब निकालेंगे हम लोग चार्ज Q। तो C चल रहा अपना, C अपना है टॉपिक C। तो C में क्या है कि चार्ज निकालना है, कौन सा चार्ज निकालना है, इनसाइड चार्ज निकालना, ठीक है भाई। हमने लिख दिया सिग्मा इंटू A। ओके, सिग्मा क्या था, तो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओ दिख नहीं रहा है, बहुत दिक्कत है यार। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मतलब चार्ज
पर यूनिट एरिया, आप बोल सकते हो ना, चार्ज पर यूनिट एरिया ऐसी यूनिट होगी इसकी। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा क्यू की यूनिट, है ना, तो इसकी यूनिट बन जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब ये आ गया इनसाइड सरफेस के इनसाइड चार्ज, तो क्यू आ गया अपना सिग्मा। अब देखो एरिया की कहानी, अरे भैया चार्ज कहाँ है, चार्ज यहाँ है ना, यहाँ है ना चार्ज, तो इसी का एरिया लेंगे ना 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में, अलग कलर में सुंदर दिख रहा है, इसको कर लिया सेकेंड। ये थी कहानी। अब आते हैं डी में। डी, अब डी में क्या था, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू पुट करना था और आने वाला था। अब ये ई डी एस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या आने वाला है, तो आप देखिए यहाँ पर ई डी एस ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एक चीज और स्टूडेंट्स, चलो रखते हैं, दिख रहा है, ये हटा दूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप डायरेक्टली लिखते ना, अभी रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, फर्स्ट सेकेंड नहीं करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे, Q की वैल्यू ई डी एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको सेकेंड से हटा देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, इसको सेकेंड से हटा देते हैं, ओके ठीक है, सेकेंड नहीं रखते हैं, ओके। तो यहाँ से ई डी एस आ गया आपका सिग्मा क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब इसको कर देते हैं सेकंड, कोई नहीं, होता है, तो इसको कर देते हैं सेकंड, इसको कर देते हैं सेकंड। अब लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब लिखते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर था ई डी एस आया था, ई डी एस आया था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कंपेयर कर लिया तो आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब इसमें से जो चीरना है उसे चीर देते हैं, ये चीर दिया 4 पाई, और कुछ ख़त्म नहीं होगा, तो यहाँ से ई निकाल लिया, ई, ठीक है, ऊपर वाला रब करता हूँ, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो गया, हटा दूँ, ये हटा दिया, ये टॉपिक भी हटा दिया, लो अब और मजा आने वाला, ऊपर लिख दूंगा, चलो अब दिक्कत नहीं होगा, स्पेस की कमी नहीं है। अब यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, अब बहुत शानदार स्पेस आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका ई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हमने ई निकाल लिया हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये आ गया ई, ठीक है। तो ये बन गया ई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड हमारा आ गया, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ, अगर आपको फ्लक्स निकालना होता तो क्या करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होते कि फ्लक्स निकाल लें, फ्लक्स तो कुछ नहीं था ना, ये ई डी एस फ्लक्स ही होता है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, तो ये फ्लक्स बन जाता आपका फ्लक्स सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो अगर फ्लक्स की बात करेगा तो ये हो जाएगा फाई फ्लक्स सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया फ्लक्स। तो यहाँ हम लोग ये देख लेंगे कि फ्लक्स की बात करेगा तो ये निकाल लेंगे, ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। अब सुनिए, अब ये मान लीजिए कि मैं ये वैल्यू डायरेक्ट रख दिया होता, क्यू की जगह ये नहीं रखा होता,
अगर मैं Q की जगह ये वैल्यू नहीं रखा होता, चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में नहीं रखा होता, तो ये फॉर्मूला कैसा दिखता? जरा आप एक बार सोच कर देखिए कैसा दिखता ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आता E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आया था आपका E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से E आता आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें किसी को तो डाउट नहीं है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया होता तो ये फॉर्मूला बनता, ये फॉर्मूला बनता, ऐसा किया होता तो। अब इस फॉर्मूला को आप देखिए, ये फॉर्मूला कोई और नहीं है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वही फॉर्मूला है और कोई नहीं है। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यही तो है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि ये सारा का सारा चार्ज जो है एक सेंटर ऑफ मास पे एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट ऐसा नहीं है, सारा का सारा एक जगह नहीं है। लेकिन अगर मैं ये मान लूँ कि ये सारा का सारा चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर देखो r डिस्टेंस, तो ये मान लूँ कि सेंटर ऑफ मास पर है, सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा का पूरा चार्ज, तो ये फॉर्मूला हो सकता है ना। ऐसा है नहीं, अगर मान लूँ तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, 1 मिनट और देखिए, इसमें आप ये देखिए कि इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। इसमें सिग्मा तो कांस्टेंट होगा भाई, होगा क्यों नहीं होगा कांस्टेंट, तो चार्ज डेंसिटी है ना, तो कांस्टेंट होगा। ये तो कांस्टेंट होता है, क्या आर भी कांस्टेंट होगा क्या? यस, क्यों नहीं होगा भाई, आर को हम कहाँ चेंज कर रहे हैं। स्फीयर जो हमारा था, हमारा जो सेल था, वो सेल था कंडक्टिंग, तो ये सारे के सारे कांस्टेंट है। तो फिर वेरिएबल क्या है, तो आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल, स्मॉल आर क्या है, वेरिएबल है। मतलब आर इधर 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 इधर, आर क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। और यहाँ क्या कोई और है क्या, यहाँ भूत आ गया क्या, यहाँ भी तो आर स्क्वायर है भाई, यहाँ भी तो आर स्क्वायर है, बोलो। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ये बन गया। तो ये कहानी थी हमारी आउटसाइड की, बाहर की कहानी थी, जब बाहर में होगा तो ठीक है। अब थोड़ा अंदर की कहानी देखते हैं, अंदर की कहानी और सरफेस की कहानी, दो जगह का देखते हैं। ये हटा दूँ, ये तो नहीं हटाने वाला भी, ये हटाता हूँ, ये अब किसी काम का नहीं है, ऐसी बेकार है। अब सुनिए, अब क्या है कि अब यहाँ नहीं निकालना है, ठीक है। अब आपको कहाँ निकालना है, डायग्राम अलग से बना दूँ। अब आपको सरफेस पर निकालना है, यहाँ पर अलग से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। चलो, ये अब भी किसी काम का नहीं बचा, अब ये किसी काम का नहीं बचा। ओके, तो आते हैं सेकंड। फर्स्ट सेकंड चल रहा था, ऐसा ही कुछ चल रहा था हमारा नंबर सेकंड। इफ आर इज इक्वल टू आर, मतलब ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। अब हमें इंसानों को क्या ना, जिज्ञासा जो होती है ना, बढ़ती जाती है। मतलब एक करो तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, इधर क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती है। तो अब हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारी जिज्ञासा भाई कम नहीं है, बढ़ते जा रही है, तो बढ़ गई। अब यहाँ पर ये प्लस 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 चार्ज था, थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ इस बार, ठीक है। समझ जाना भाई, समझदार हो। ये हटा देता हूँ यहाँ से, काम है मुझे यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये तो सेंटर था, ये तो इसका रेडियस था जिसको हमने आर माना था। अब मुझे क्या है ना, मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ इस पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर, सॉरी पहले सरफेस निकाल लेते हैं, सॉरी, इस पी पॉइंट पर मैं इंटरेस्टेड हूँ। अंदर भी देखेंगे, पी पॉइंट पर ऑन द सरफेस, ठीक है। अब भैया ये पी पॉइंट जो है वो आर इज इक्वल टू आर ही तो है, आर इज इक्वल टू आर ही तो है, और यही हमारा सरफेस है, गॉसियन सरफेस यही तो बनेगा,
है ना। तो अब इस फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं, E इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं और देखते हैं क्या आने वाला। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका R किसके इक्वल है, स्मॉल r कैपिटल R दोनों क्या है, इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R का होल स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कितना सुंदर आ गया, मतलब सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ किस पर, कि चार्ज डेंसिटी कितनी है। अरे किस पर डिपेंड कर रहा, ओनली चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो चीज़ों पर सिर्फ डिपेंड करेगा, एक तो परमिटिविटी कितनी है, परमिटिविटी कांस्टेंट और फ्री स्पेस का है, और ये चार्ज की डेंसिटी कितनी है। क्या डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं। कितना भी बड़ा स्फीयर हो क्या मतलब है, कितना भी बड़ा, छोटा सा बड़ा सा कोई मतलब नहीं है, उस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है वही बनेगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एक बड़ा सा स्फीयर है, इतना बड़ा सा, उस पर चार्ज भरा और सारे चार्ज को हमने निकाल लिया, एक छोटे से स्फीयर में भर दिया, तो छोटे वाले स्फीयर में और जो बड़ा वाला स्फीयर था सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, चार्ज डेंसिटी पर। ओके, तो ये आ गया हमारा ये। उसके बाद क्या है सुनो, अब आगे देखते हैं 3। नहीं कभी नहीं 3। ओके, तो यहां से क्या है सुनिए, अब अलग से एक और डायग्राम बना दूं क्या, लो ये बना ही देता हूं, बना दिया। ये था हमारा, अब इसमें क्या है, ये चार्ज खुपाच चार्ज भरा पड़ा है, लो भाई लीजिए ये चार्ज, ठीक है। अब क्या है, अपना सेंटर था, अपना था ये, अब इस पॉइंट पर अपने को निकालना है, P पॉइंट था, R डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस था R, ठीक है, P पॉइंट पर निकालना था। अब हमने ड्रॉ कर लिया गॉसियन सरफेस, तो ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस, वही कहानी लिखना है आपको, वही सेम कहानी, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस आपको बनाना था जो किससे टच होना चाहिए, P से। P कहाँ होना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर, है ना। तो ये बना गॉसियन सरफेस। अब मान लीजिए ये ऐसा गॉसियन सरफेस है यहाँ ये, और इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, तो ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर थीटा कितना आने वाला है, तो एरिया वेक्टर ये एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आया, तो इन दोनों के बीच का एंगल आ गया 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, ठीक है, 0 आ गया। तो हमने कंपेयर कर लिया, लास्ट वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, EDS लास्ट वाले पॉइंट पर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ गया EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनिए कहानी, चलो ये तो मान लूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, चलो मान लिया, लो है ना, ये DS भी निकाल लूँगा, लेकिन कंडक्टिंग सेल में क्या अंदर में चार्ज होता है, नहीं होता है ना। अरे कंडक्टिंग सेल में अंदर में चार्ज कहाँ होता है, इनसाइड है। अरे अंदर में नहीं होता, बाहर में होता है, बाहर में मतलब सरफेस पर होता है। क्या अंदर में कंडक्टिंग सेल का कोई चार्ज होता है, नहीं होता, कंडक्टिंग है ना, कंडक्ट करके सरफेस पर चला जाता है। तो फिर यहाँ पर Q अंदर में क्या है, यहाँ पर Q कितना है, वो 0 है, और जब ये Q ही 0 है, तो फिर EDS cos थीटा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 0। इसका मतलब अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0 होता है। अंदर में कितना होता है, 0 होता है। तो इनसाइड कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इनसाइड कंडक्टिंग सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कंडक्टिंग सेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, चलो इतना बात समझ में आ गया। 3 हमने कर लिया, बाहर, सरफेस पर, अंदर, ठीक है।
जरा इसको ग्राफ में देखते हैं, ग्राफ से स्टडी करके देखते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं तीनों को ग्राफ में, क्या दिखता है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है ना इसलिए, अदरवाइज नहीं करते हैं, इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ में करके देखते हैं। चलो भाई इसको हटा दिया, ओके, जल्दी जल्दी साफ करो, ये किसी काम का नहीं है, सारे गायब हो गए। ओके, तो आ जाइए ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ हमने बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस में, पोजीशन डिस्टेंस आर, इसमें हमने बना लिया अपना ग्राफ। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं कैसा बनता है। इनसाइड यहाँ एक बना लूँ, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लूँ, ऐसा बना लिया, लो नहीं भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये था उसका सरफेस, यहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सरफेस के अंदर इधर इक्वल नहीं बना यार, चल समझ जाना आप, इक्वल है, समझदार हो यार, बहुत ज़्यादा समझदार हो। यहाँ से यहाँ तक क्या था, आर था, ठीक है। अब क्या है कि ये तो अंदर है ना, अंदर, तो अंदर में अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, जीरो आया था, तो जीरो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तो भाई कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, आर भी जीरो है, यहाँ तो सबको पता है, ग्राफ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आर तो बढ़ रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, सरफेस के जस्ट पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लेकिन जैसे ही सरफेस पर आता है, जैसे ही सरफेस पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, जैसे ही सरफेस पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। और ये सरफेस कौन सा होता है, आर इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू आर। उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है मैक्सिमम, और वो कितना आता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आता है मैक्सिमम। ओके, उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। क्यों, क्योंकि आगे जाते हैं ना, आगे जाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, ये सारे कांस्टेंट थे, ये अगर आप आर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगा, और भी खतरनाक स्टाइल में घटेगा, खतरनाक स्टाइल में घटेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, क्योंकि आर क्या है, स्क्वायर है। तो आर को आपने अगर डबल करने की कोशिश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 मल्टीपल से डिक्रीज हो जाएगा, खतरनाक स्टाइल बोलते हैं उसको। आर क्यूब होता तो और खतरनाक स्टाइल में, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। अब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है, घटता है, घटने लगता है, घटने लगता है। तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, घटना घट तो रहा है लेकिन ऐसे नहीं बना सकता, क्योंकि आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसमें आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं आ रहा ना, ई प्रोपोर्शनल टू आर, तो फिर स्ट्रेट लाइन बन जाता। ये आ रहा है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। और ये कर्व किसका होता है, कर्व किसका होता है, हाइपरबोला का। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलना, उतना मैथमेटिक्स नहीं आता मुझे, तो हाइपरबोला का कर्व होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये रही कहानी, ये ऐसा बनता है, ये ऐसे घटने लगता है, ये कर्व है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जिसमें आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर है ये। और ये वाला पार्ट जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर, इसमें जो आर था वो लेस देन आर था, और इस वाले जगह पर इक्वल हो गया। और इधर जो है इस साइड में यहाँ से लेकर इधर, इधर है आर ग्रेटर देन आर। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है उसमें आर ग्रेटर देन आर है ये। और ये कर्व किसका बन गया, हाइपरबोला कर्व। तो ये थी कहानी हमारी, ग्राफ से आप स्टडी कर सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर पर जीरो, आर जीरो, ई जीरो, आगे जा रहे हैं यहाँ तक जीरो है अंदर, क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं है ना, लेकिन सरफेस पर मैक्सिमम है। अच्छा बोलेगा कोई मैक्सिमम क्यों है, तो देखो ना, ये इसे कंपेयर करो ना भाई, आगे जाएंगे तो ये फॉर्मूला आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसमें आर इज ग्रेटर देन आर है, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा ना,
आर इज ग्रेटर देन आर है, तो आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी खतरनाक स्टाइल में घटेगा, तो ये डिक्रीज होने लगता है। तो आगे जाने के बाद डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसा होता है? तो हाइपरबोला, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में डिक्रीज होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आप बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट स्टोरी, इसकी कंप्लीट स्टोरी। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या एंड कर लिया? गॉस थ्योरम का ऑल एप्लीकेशन। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है न्यूमेरिकल। अब टारगेट क्या है? न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, सारे न्यूमेरिकल्स। पहले तो लास्ट वाला टॉपिक है न्यूमेरिकल गॉस का, उसके बाद सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर 98% थ्योरी खत्म हो गया। अब आपका टॉर्क बचा है डायपोल में, डायपोल में वर्क डन भी है, ठीक है, तो उसको भी कर लेंगे, टॉर्क कर लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तब करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे चैप्टर में। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब करने से, वो आपको मैं नहीं बता सकता, अपनी फीलिंग आप नहीं समझ सकते, कितना मोटिवेशन मिलता है वो मैं जानता हूँ। तो जब सब्सक्राइबर देखते हैं ना हम लोग, इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और नेक्स्ट क्लास में जब आते हैं ना तो अजीबो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।